हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो को ही हम कंटिन्यू करते हैं जिसमें हमने बीएसटीसी का रीजनिंग का पोर्शन जो 50 क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर रहे थे। पिछले वीडियो में हम 25 क्वेश्चन पूरे तथ्यों के साथ सॉल्व कर चुके हैं। आगे इस वीडियो में और हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो पुराने स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से असंगत को ज्ञात कीजिए। यानी ये चार जो ऑप्शन दे रखे हैं तो ऐसा एक कौन सा ऑप्शन है जो बाकी तीन से अलग है। तो पहला ऑप्शन है द्वीप, तट, प्रायद्वीप और नखलिस्तान। तो ये जो तीन ऑप्शन है ए बी सी वाले, द्वीप, तट और प्रायद्वीप, ये समुद्र से रिलेटेड है, यानी कि समुद्र के आसपास की ये जो स्थान है उनसे संबंधित है। नखलिस्तान क्या होता है? एक घास का मैदान होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा बाकी तीन से। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से असंगत, इसमें भी हमें असंगत देखना है। तो लौंग, दालचीनी, काली मिर्च और खुबानी, तो ये तो क्या है? एक तरीके से जो मसाले होते हैं, सूखे मसाले, उनमें आते हैं लौंग, दालचीनी और काली मिर्च। और खुबानी क्या होता है? एक तरीके का फल होता है। तो ये बाकी तीन से क्या हो जाएगा? असंगत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी कूट भाषा में बैट को क्या लिखते हैं? 23। और उसी कूट भाषा में कैट, CAT, कैट को क्या लिखेंगे? तो इसको देखने के लिए हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दें कि बैट को इसने क्या माना? 23 ही क्यों माना? तो इसमें हम देखते हैं कि अल्फ़ाबेट के नंबर से हम देखें तो ए का नंबर होता है 1, बी का नंबर होता है 2, टी का नंबर होता है 20। और अगर इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो इनका योग कितना आ जाएगा? 23। इसी तरीके से अगर हम कैट में करें, CAT, कैट, तो टी का हुआ नंबर अल्फ़ाबेट कितने नंबर पे आता है? टी 20 नंबर पे, ए 1 नंबर पे और सी आता है 3 नंबर पे। अब इनको अगर हम जोड़ दें तो इनका योग कितना हो जाएगा? 24। तो इसके लिए क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट जो 29 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि एक चिड़ियाघर में हिरण और मोर दो की बात हुई है और उनके सिरों की संख्या दे रखी है 80 और पैरों की संख्या दे रखी है 200। तो इसमें ना तो हिरण की संख्या बताई है और ना ही मोरों की संख्या बताई है। क्वेश्चन में पूछा है कि कितने मोर हैं। तो ये जो सिरों की संख्या है इसमें मोर के भी सिर हैं और हिरण के भी सिर हैं। और ये जो पैरों की संख्या है इसमें मोर के भी पैर हैं और हिरण के भी पैर हैं। तो इस क्वेश्चन को जब हम करेंगे तो इनको ऑप्शन से करेंगे। कैसे? कि पर्सन में टोटल दे रखे हैं सिर और पैर, पैरों की संख्या दे रखी है, टोटल सिर दे रखे हैं 80 और पैरों की संख्या दे रखी है 200। इन सिर और पैरों में मोर के भी सिर हैं और हिरण के भी सिर हैं। ऐसे ही पैर में मोर के भी पैर हैं और हिरण के भी पैर हैं। इस तरीके से हमने लिख दिया। अब ऑप्शन लेते हैं। मान लो कि मोरों की संख्या है 20, तो 20 मोर होंगे तो सिर भी कितने होंगे? 20 ही होंगे, क्योंकि एक ही सिर होगा, चाहे वो मोर हो चाहे हिरण। तो 20 जब मोर के सिर हैं तो 80 में से 20 गए तो पीछे रहे 60। तो 60 क्या हो गए? हिरण के सिर हो गए। जितनी संख्या उतने सिर होंगे। अब हम इससे क्या निकालते हैं? पैरों की संख्या। तो मोर के तो कितने होंगे? 2 पैर और हिरण के कितने होंगे? 4 पैर। तो जितने सिर हैं उसको अगर 2 से गुणा करा दें, यानी कि एक मोर के 2 पैर तो एक को 2 से गुणा कराई, तो ऐसे ही जितने मोर हैं उसको 2 से, और हिरण के 4 पैर होते हैं तो जो संख्या आएगी उसको 4 से गुणा कराएंगे। तो हम हिरण वाले को देखते हैं कि 60 हिरण है तो उसके पैर कितने हो जाएंगे? 4 से गुणा करा दी तो 240। इसका मतलब हमारे टोटल पैर तो कितने आ रहे थे? जो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि मोर और हिरण के टोटल पैर 200 आ रहे थे, जबकि यहाँ सिर्फ हिरण के पैर ही कितने आ रहे हैं? 240। इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। कौन सा? ए वाला ऑप्शन गलत हो गया।
नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या बी ऑप्शन सही हो सकता है। तो मोरों की संख्या 30, ये गलत हो गया। मोर की संख्या 30, तो 80 में से 30 गए तो पीछे बचे 50। 50 हिरन के हो जाएंगे सिर, क्योंकि जितने सिर उतने ही हिरणों की या मोरों की संख्या। अब 50 हिरन है तो एक के 4 पैर होते हैं, तो 50 के कितने होंगे, तो 50 गुणा 4, तो क्या आ गए 200। तो अब ये क्या देख रहे हैं हम, टोटली पैर 200 आ रहे हैं, जबकि यहाँ तो सिर्फ हिरन के पैर ही 200 आ रहे थे। जबकि इन पैरों में क्या थे कि मोर के भी पैर आएंगे और हिरन के भी पैर आएंगे। और अगर 50 संख्या लेते हैं तो खाली हिरन के पैर ही क्या हो जाते हैं 200। तो इसका मतलब हमारा ये दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाता है। अब हमारे पास रहे दो ऑप्शन सी और डी। तो सी से अगर हम करें कि अगर मोर कितने हैं 50 है तो 50 ही उसके सिर होंगे, तो शेष 80 में से 50 गए तो हिरण कितने रह गए 30 हिरण के सिर हो गए, हिरणों की संख्या 30। अब अगर हम इनके पैरों की बात करें तो एक के कितने पैर 4, तो 30 के कितने आ गए 120 पैर आ गए। अब ये 200 से कम है तो शायद ही हमारा उत्तर हो सकता है। तो हम किसके, मोर के भी पैर निकालते हैं। तो 50 मोर, एक मोर के 2 पैर, तो 50 के कितने हो गए 100। और इन दोनों को आपस में जोड़ दें तो कितने आ जाएंगे 220, जबकि हमारे पास टोटल पैर कितने हैं 200 ही है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी क्या हो गया हमारा गलत हो गया। तो जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो श्योर है कि हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। करके भी देख सकते हैं कैसे, कि 60 मोर हैं तो 80 में से 60 गए तो पीछे बचे 20। 60 सिर मोर के और 20 सिर हिरन के, तो पैरों की संख्या, मोरों की पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 60 को 2 से गुणा करा देंगे तो 120, और 20 हिरन के पैर थे, इसको 4 से गुणा करा देंगे तो 80, और इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो टोटल कितना आ रहा है 200, और 200 ही हमारे टोटल जो हिरण और मोर के पेड़ थे वो टोटल 200 आ रहे हैं। तो क्लियर है किस तरीके से हमने ये ऑप्शन 60 जो डी ऑप्शन है ये कैसे हमने फाइंड किया, कि इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि गुंजन अपने पैसों का 75% खर्च करता है तथा 1500 रुपये बचाता है, तो उसका मासिक वेतन कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले मान लेते हैं कि उसका मासिक वेतन कितना था। तो माना मासिक वेतन x रुपये। अब वो खर्च करता है x का 75%। परसेंट का मतलब होता है का मतलब गुणा, परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100। तो इसको सॉल्व कर लें, 25 के पहाड़े से कटेगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/4 x। अब इसके बाद ये कह रहा है कि 1500 रुपये बचाता भी है, तो इसको बचत को हम कैसे लिखेंगे कि कुल धन हमारे पास जो था कुल वेतन, उसमें से अगर हम जो खर्च किए हैं वो घटा दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, बचत आ जाएगी। कुल वेतन था x, खर्च किया 3/4 x और बचत हुई हमारे पास 1500 रुपये। इसको हम सॉल्व कर लें तो इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम, 4x - 3x = 1500। वज्र गुणा से पक्षांतरण कर दें हम तो 4 में से 3 गया तो 1x और 1500 की 4 से गुणा करवा देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 6000 रुपये। और ये ऑप्शन है हमारा डी ऑप्शन सही होगा। तो अगला जो क्वेश्चन है 31 नंबर, इसमें पूछा गया है कि एक श्रृंखला दी गई है जिसमें कुछ पद दिए हुए हैं और एक रिक्त स्थान है जिसमें अगला पद हमें बताना है। तो पहला जो दे रखे हैं इनको हम श्रृंखला को समझ लेते हैं कि इसमें कौन सी सीक्वेंस बन रही है। तो हम देखते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर आ रहा है। तो देखेंगे कि इन दोनों में 3 का अंतर है, फिर देखेंगे तो 4 का अंतर आ रहा है, फिर आगे देखेंगे तो 10 का अंतर आ जाता है। तो अगर हम अंतर से सीक्वेंस निकालेंगे तो ये संभव नहीं है। तो हम और दूसरा तरीका देखते हैं।
तो 2 के बाद 5 आ रहा है, यानी 2 का अगर दुगना करें और उसमें 1 जोड़ दें तो क्या आ रहा है 5। तो लिख लेते हैं इसको कि 2 का हमने दुगना किया और प्लस 1 किया, क्या अगले में ये सीक्वेंस बैठ रही है। 5 का दुगना किया तो 10 और उससे 1 कम आ रहा है, तो 5 का दुगना किया और -1। अगले में फिर देखते हैं कि 9 का दुगना किया तो गुणा 2 और +1, तो 9 से दुगना 18 +1, यानी कि ये वापस से रिपीट हो रही है सीक्वेंस। अगले में अगर ये माइनस वाली सेट बैठ रही है यानी कि ये हमारी सीक्वेंस सही है। तो अगला हम देखते हैं कि 19 का क्या करेंगे हम, दुगना गुणा 2, तो 19 38 और माइनस का 1, यानी कि यहाँ जो सीक्वेंस रिपीट हो रही थी वो यही हो रही है। तो हमारी क्या सीक्वेंस है, पहले पद में हमने इसका दुगना किया +1 किया, फिर 5 का दुगना उसमें से -1 किया, फिर 9 का दुगना और उसमें +1 किया, तो 19 आए, 19 का दुगना 38 और उसमें से -1 किया। तो अब अगला पद होगा कि 37 का दुगना और उसमें +1, तो 37 का दुगना हुआ 74 और 74 में 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 75। तो इस हिसाब से ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट इसी तरीके का दे रखा है, इसमें भी इन अक्षरों में कोई सीक्वेंस हमें ढूंढनी है ताकि ये जो खालिस्तान आया है इसमें हम अक्सर भर सकें। तो इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आए तो हमें इनके ऑप्शन देखते हुए इनको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हमें एक भी ऑप्शन इनमें से सूट हो गया तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन ABCD में से वही राइट हो जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं STU, अगला क्या आएगा V, एक ही सेम सीक्वेंस बन रही है STUVW, तो V सिर्फ इसमें आ रहा है C में, तो क्या हमारा यही उत्तर होगा। अगला एक अक्षर और हम चेक कर लेते हैं। इसके बाद C, सेकंड इसमें है E, फिर है G, यानी कि एक छोड़ के अगला अक्षर आ रहा है, C के बाद D छोड़ दिया अगला आ रहा है E के बाद F छोड़ दिया अगला आ रहा है G के बाद H छोड़ दिया तो अगला आएगा I, यानी कि ये 2 अक्षर सही हो रहे हैं। इसका मतलब हमारा C जो ऑप्शन है वो सही है। तो अगला जो क्वेश्चन हम 33 नंबर सॉल्व करते हैं, इसमें पूछा गया है कि यदि पहली तारीख को अक्टूबर है, यानी कोई मंथ शुरू हो रहा है उसमें 1 तारीख, अक्टूबर का जो महीना है 1 तारीख को सोमवार है, तो उस महीने की 20 तारीख के 3 दिन बाद, तो जो इसने दिया है वो हम लिख लेते हैं कि 1 अक्टूबर को इसने क्या कहा कि सोमवार है। अब ये कह रहा है 20 तारीख के 3 दिन बाद, तो 20 तारीख के 3 दिन का बाद मतलब है 21 तारीख, 22 तारीख और 23 तारीख, ये 3 दिन बाद अगली तारीख आई 24, यानी हमें जो दिन निकालना है वो किसका निकालना है 24 अक्टूबर का। अब बात आती है कि इस 24 अक्टूबर को क्या वार होगा, तो 1 अक्टूबर को दे रखा है सोमवार, और हम जानते हैं कि अगला जो सोमवार आएगा, यानी कि अगर हम सोमवार की बात करें तो 1 अक्टूबर के बाद अगला सोमवार आएगा 7 दिन बाद 8 तारीख को, फिर अगला सोमवार आएगा इसके 7 दिन बाद यानी 15 तारीख को, फिर अगला आएगा 22 तारीख को। तो लास्ट जो हमारे हैं 22 तारीख को सोमवार है, यानी कि इस तारीख को सोमवार, फिर 23 को होएगा मंगलवार, और जो 24 तारीख को हमें दिन निकालना है तो 24 तारीख को आ जाएगा बुधवार, और यही हमारा आंसर होगा सी ऑप्शन में कि 24 अक्टूबर यानी कि 20 तारीख के 3 दिन बाद, 20 दिन के 3 दिन बाद चौथा दिन जो है बुधवार, उस 24 अक्टूबर को बुधवार। तो अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्या दे रखा है कि किसी गांव में कोई सर्वेक्षण हुआ है, उसमें कुल कितने मत पड़े हैं 2878 मत पड़े हैं, उसमें से पुरुषों की संख्या है 1652 और महिलाओं की संख्या हमारे पास ज्ञात नहीं है। अब इसी सर्वेक्षण में पक्ष में जो वोट पड़े हैं वो है 1425, इसमें पुरुष और महिला दोनों अननोन है। आगे हम चले कि पक्ष में हो गए, अब विपक्ष में यानी खिलाफ में पड़े हैं 1226, इन 1226 में से 796
पुरुषों के मत हैं और महिलाओं के हमें ज्ञात नहीं है। इसके आगे हम देखें कि जो टोटल मत पड़े थे उसमें कुछ लोग दुविधा में हैं। अब जो दुविधा में है उसमें पुरुष और महिला दोनों हैं, लेकिन सर्वेक्षण में महिलाओं की संख्या दे रखी है और पुरुषों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टोटल जो वोट डाले गए हैं वो है 2878 और उसमें से पुरुषों की संख्या है 1652। तो टोटल हमारे पास 2878, उसमें से पुरुषों की संख्या है 1652। अगर इसको हम घटा दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, महिलाओं की संख्या। तो इसको हम घटाएं तो 1226 आ गई हमारे पास महिलाओं की संख्या। अब आगे हम चलते हैं तो हमारे पास क्या दे रखा है कि पक्ष में वोट जो दे रखे हैं इसमें पुरुष और महिला दोनों की संख्या नहीं है, तो इसको एक बार हम ज्ञात नहीं कर सकते। फिर आगे देखते हैं कि खिलाफ जो वोट पड़े 1226, उसमें से पुरुष के कितने हैं 796। तो 1226 कुल मत विपक्ष में पड़े हैं, उसमें से जो पुरुष हैं पुरुषों की संख्या है 796। अगर इसमें से कुल में से पुरुषों की संख्या घटा दें तो हमारे पास किसकी संख्या आ जाएगी, महिलाओं की संख्या, जो कि विपक्ष में है। तो इसको हम घटाएं 430। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 34 नंबर क्वेश्चन का। 34 नंबर प्रश्न में पूछा गया था कि इस सर्वेक्षण के खिलाफ में कितनी महिलाओं ने वोट दिया, यानी कि जो पक्ष में नहीं है। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 430 महिलाएं हैं जो इस सर्वेक्षण के खिलाफ वोट दिया है। अब हम आगे देखते हैं कि हमारे पास पक्ष में वोट हैं, विपक्ष में वोट हैं, लेकिन द्विधा में कुल जो वोट हैं वो हमें ज्ञात करने हैं। तो ये हम कैसे ज्ञात करेंगे कि टोटल हमारे पास इतने वोट पड़े, इसमें से हमारे पास पक्ष के वोट हैं 1425 और विपक्ष में हैं 1226। तो ये तो पक्ष में थे, ये विपक्ष में, इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो ये आए 2651। ये 2651 कुल जो टोटल हमारे पास वोट थे उनमें से अगर हम घटा लें 227 आगे जो दुविधा में हैं, यानी कि इन लोगों ने किसी में भी वोट नहीं दिया। तो ये संख्या आ जाएगी हमारे पास जो टोटल दुविधा में कितने लोग हैं। अब इन दुविधा वाले लोगों में महिलाओं की संख्या दे रखी है, क्योंकि ये 227 जो दुविधा में लोग आए हैं, इन 227 लोगों में पुरुष भी हैं और महिलाएं भी हैं। तो 35 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो यही पूछा गया है कि कितने पुरुष दुविधा में हैं। तो टोटल हमारे पास दुविधा में थे 227, उसमें से 196 महिलाएं हैं। तो इनको अगर हम घटा दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पुरुषों की संख्या। तो ये आ गया 31 पुरुष दुविधा में है। तो हमारे पास 34 और 35 नंबर का आंसर आ चुका है। अब हमें ज्ञात करना है कि कितनी महिलाएं हैं जो इस सर्वेक्षण के पक्ष में वोट दिया है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे कि टोटल महिलाओं की संख्या कितनी है 1226। इस 1226 को 3 भागों में बांट दिया, एक तो पक्ष में, दूसरा खिलाफ और तीसरा क्या दिया है, दुविधा में। यही है 3 तरह की श्रेणियाँ, यही पुरुषों में थी, यही महिलाओं में। तो अब पक्ष में हमारे पास महिलाओं की संख्या ज्ञात नहीं है, खिलाफ में महिलाओं की संख्या हमने यहाँ कैलकुलेट कर दी 430। ऐसे ही दुविधा में महिलाओं की संख्या 196। तो हमें पक्ष में महिलाओं की संख्या ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा देंगे। तो हमारे पास कुल महिलाओं की संख्या थी 1226, उसमें खिलाफ में कितनी है 430 और 196 जो है वो है द्विधा में। तो इन दोनों को हम जोड़ दें तो 626 इसमें से घटा देते हैं कुल महिलाओं की संख्या में से।
तो हमारे पास क्या आ गई, 600 महिलाएं जो है वो पक्ष में आ गई। यही 600 संख्या हम कहाँ लिखेंगे, ये पक्ष वाली महिलाओं की जो संख्या है इसमें हम यहाँ लिखेंगे और यही हमें आंसर निकालना था। यानी कि पूरे सर्वेक्षण पे जो 3% बनते थे 34, 35 और 36, उनके हमने आंसर निकाल लिए। अगला जो 37 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, इसमें एक वर्ग दिया हुआ है और एक संख्या मिसिंग है, इसको हमें ज्ञात करना है। तो इसमें हम ढूंढेंगे कि क्या सीक्वेंस है जिससे ये अक्षर इसमें फिल किए हुए हैं। तो हम देखते हैं कि 8 के बाद 3, 3 के बाद 48, तो जोड़ से तो कोई संख्या इनसे सीधी 48 पे पहुंचेगी नहीं। तो हम देखते हैं 8 का पहाड़ा 3 बार बढ़ा तो 24, 24 का क्या किया हमने, दुगना, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमने की 8 और 3 की गुणा और फिर क्या कर दी, उसको दुगना कर दिया। तो हमारे पास क्या आ गया, 48। यहाँ जो गुणा की उसमें आगे हमने क्या कर दी, 2 की और गुणा कर दी। ऐसे ही हम इसमें देखते हैं कि 12 की 5 से गुणा की तो 60, 60 को 2 से गुणा कराई तो 120। तो इसी तरह से हम इसमें भी ये सेम ही सीक्वेंस फॉलो हो रही है। तो हम 10 को यहाँ मान लिया, हमारे पास क्या है, x मान लिया हमने। तो मान लो 10 को x से गुणा कराई, फिर इसका जो गुणा कराने पर क्या कराएंगे, 2 से और गुणा कराएंगे तो हमारे पास आ रहा है 80। तो हमें क्या ज्ञात करना है, इस x का मान ज्ञात करना है। तो हम x को अगर अलग करें तो इन दोनों का हमने पक्षांतरण कर दिया। तो ये दोनों जो यहाँ गुणा में थे यहाँ कहाँ आ जाएंगे, भाग में आ जाएंगे। 0 से 0 कट गया, 2 से 8 कट गया तो कितना आया, 4। तो हमारे पास ये जो एक खाली स्थान है इसमें क्या अंक आएगा, 4। तो ये हमारा सी ऑप्शन सही है कि x का मान आ गया 4, जो हमने x इस जगह माना था। क्लियर है। अब अगला प्रश्न है, एक पासे को जब उछालते हैं तो उस पर सम संख्या आने की प्रायिकता। तो हम जानते हैं कि पासे पर कुल कितने अंक होते हैं, 1 से लेके 6 तक होते हैं और उसमें से अगर हम सम संख्या की बात करें तो सम संख्या होती है 2, 4 और 6। तो हमारे पास अनुकूल घटना कितनी हो गई, 3 और कुल घटना कितनी हो गई, 6। तो हम जब प्रायिकता निकालेंगे सम संख्या आने की तो 3/6 यानी कि 1/2। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब इसके बाद 39 नंबर जो प्रश्न दे रखा है उसमें क्या पूछा है कि 4 दर्जन संतरों की लागत दे रखी है 160 रुपये। तो 3 संतरों का मूल्य यानी कि लागत पूछी है। तो 4 दर्जन, दर्जन का मतलब होता है 12, तो 4 गुणा 12 कर देंगे संतरों का मूल्य। तो ये दे रखा है 160। तो हम सबसे पहले निकालेंगे एक संतरे का मूल्य, ज़्यादा का दे के कम का पूछे तो ये आ जाएगा इसके भाग में। अब हमें क्या निकालना है, 3 संतरों का मूल्य। तो चाहो तो यहीं इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम। तो 16 4 से कट जाएगा, 0 का 0, ये 4 के पहाड़े से फिर से कट जाएगा, 4 तिया 12। तो 1 का मूल्य आ गया 10/3 रुपये। अब हमें निकालना है 3 संतरों का मूल्य। तो 1 का ये 10/3, तो 3 का मूल्य गुणा 3, 3 से 3 कट गया, आ गया 10 रुपये। अब हम ऑप्शन में देखते हैं कि ऑप्शन में तो दे रखा है 8, 9 और 11, इनमें उत्तर नहीं है। इसका मतलब हमारा आंसर होगा डी, जिसमें से दे रखा है इनमें से कोई नहीं, यानी कि जो हमने आंसर निकाला ये इनमें से किसी में भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, उसमें पूछा गया है सन 1990 का पंचांग किस सन के समान है। तो पंचांग किस तरीके से समान होगा, तो उसके लिए आपको जो BSTC का जीके वाला पेपर सॉल्व होगा तो इस क्वेश्चन को और ज़्यादा एक्सप्लेन करके उसमें बताया जाएगा। तो इसका आंसर होगा 1997। अब अगला प्रश्न है, कुत्ता संबंधित है कुत्ता घर से। तो उसी प्रकार
चिड़िया का संबंध किससे होगा। तो ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से हम जो ऑप्शन कैसे निकालेंगे, तो इसमें हम देखेंगे कि कुत्ता घर से, तो कुत्ता क्या होता है, कुत्ता घर में कैद होता है। तो इसी तरीके से चिड़िया किस में कैद होगी, पिंजरे में। तो इसका सही आंसर होगा डी, पिंजरा। अब अगला जो 42 नंबर क्वेश्चन है इसमें ये आकृति दी हुई है और कुछ नंबर डाले हुए हैं। अब प्रत्येक आकृति का क्या संबंध है कि जो ये व्रत है ये तो शक्तिशाली पुरुष से संबंधित है, वर्ग जो है वर्ग की आकृति बताती है ऊंचे पुरुषों से, और ये जो त्रिकोण यानी कि त्रिभुज की जो आकृति है वो बताता है सैनिक अधिकारी से। अब हमें जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है कि कौन सा क्षेत्र है, यानी ये जो आपस में यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं इनमें से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो सैनिक अधिकारी बताता है। यानी सैनिक अधिकारी तो है लेकिन ऊंचे और शक्तिशाली नहीं है। तो ऊंचे और शक्तिशाली के लिए व्रत और वर्ग आता है, तो सैनिक अधिकारी के लिए कौन सा भाग आ रहा है, ये 4 नंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, जिसका आप ऑप्शन देख लेना, सी नंबर जो इसका ऑप्शन है वो सही है। अगला 23 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें 4 आकृतियां दे रखी है और पूछा है कौन सी आकृति शेष से भिन्न होगी। तो पहली आकृति में देखते हैं व्रत के अंदर व्रत है, दूसरी में त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है, और इसमें आयत के अंदर त्रिभुज है। तो ये आकृति क्या होगी, बाकी सबसे भिन्न होगी, क्योंकि इसमें भी आयत के अंदर आयत और बाकी सब में भी सेम आकृति ही अंदर बन रही है, और इसमें दूसरी आकृति है जो अंदर बन रही है। अगला क्वेश्चन है कि दीपक रवि का भाई है, यानी कि जब भी संबंधों का प्रश्न आए और हमें संबंध ज्ञात करना है तो हम क्या करते हैं, इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो लिखा हुआ है दीपक रवि का भाई है, तो ये दीपक और ये रवि ये आपस में भाई है। फिर कह रखा है रेखा अतुल की बहन है, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं, रेखा अतुल की बहन है। तो ये भी क्या हो गए, भाई बहन। आगे हम चले, रवि रेखा का पुत्र है, तो ये जो रवि है ये रेखा का पुत्र है, तो रेखा क्या होगी, इसकी माता हो गई। तो जब रेखा रवि की माता है तो वो क्या होगी, दीपक के लिए भी माता होगी। तो ये पूछा है दीपक का रेखा के साथ क्या संबंध है। तो रेखा तो दीपक की माता हो गई, लेकिन प्रश्न में क्या पूछा है, दीपक रेखा के साथ क्या संबंध है, यानी कि दीपक इस रेखा के लिए क्या हुआ, पुत्र। तो इसमें से ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पुत्र। तो अगला 45 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें कूट भाषा में कुछ शब्द दिए हुए हैं और उनका अर्थ उनके सामने लिखा हुआ है। तो क्या दे रखा है कि PIT पिट ना SOM सोम, इसका क्या अर्थ है, ब्रिंग मी वाटर। तो इन 4 वाक्यों को देखते हुए प्रश्न पूछा गया है कि उपरोक्त में से इज किसको इंगित करता है। तो इसमें हम देखते हैं कि इज कहाँ आया हुआ है, तो इसमें हम देखते हैं इस जगह ये इज है, इसका अर्थ क्या हुआ, टोड से। तो इसका क्या अर्थ हुआ, टोड से। तो इसका हम यहाँ आंसर लगा देंगे कि इज का अर्थ है टोड। नेक्स्ट हम देखते हैं 46 नंबर प्रश्न, इसमें क्या पूछा गया है, साधारण ब्याज पूछा गया है कि 3600 रुपये का 7.5% की दर से 2 वर्ष 4 माह का साधारण ब्याज हमें ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज का क्या फॉर्मूला होता है, मूलधन गुणा दर इंटू समय बटे 100। तो मूलधन दे रखा है 3600, दर दे रखी है 7.5% और समय दे रखा है 2 वर्ष 4 माह। 2 वर्ष 4 माह, 4 माह को हम अगर साल में बदलेंगे, 4 महीनों को वर्ष में बदला तो 12 का भाग दे दिया, और ये 2 वर्ष पूरे हैं, और बटे में ये आ गया 100। तो इसको इजी कर लेते हैं हम, 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो हमारे पास समय कितना आ गया, जो 2 वर्ष 4 माह है इसको हमने वर्षों में चेंज किया, तो 2 सही 1/3। तो इसका हम आंसर निकाल लें, 3600 गुणा
7.5 का दशमलव हटाएंगे तो बटे में 100 था, ये 100 पड़ा है, दशमलव हटाएंगे तो 1 0 और आ जाएगा, और 2 से ही 1/3 को भिन्न में बदलेंगे तो 3 दूनी 6 और 1 7/3, ये हमने चेंज कर लिया। अब हम इसको सॉल्व करें, 0 कट गया, 75 और 100 को काटे तो 25 के पहाड़े से कट जाएगा, 25 दिए 75, 25 चौके 100, फिर ये 3 से 3 कट गया, 36 को 4 से काट देंगे तो 4 निम 36, 1 0 इससे कट चुका था तो 1 0 आ गया। अब हमारे पास क्या है 7, इसको गुणा कराएंगे तो 7 निम 63 यानी कि 630 रुपये। तो ये 630 रुपये इन ऑप्शन में से कहीं भी नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि एक मालगाड़ी है जिसकी चाल कितनी है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, और वो एक प्लेटफॉर्म जिसकी लंबाई 250 मीटर है, इसको पार करने में 26 सेकंड का समय लेती है, तो मालगाड़ी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो इस तरीके के प्रश्न में हमें क्या ध्यान रखना है कि जब भी किसी मालगाड़ी या प्लेटफॉर्म या किसी खंभे को पार करने का समय दिया हुआ और दूरी पूछे तो उसमें प्लेटफॉर्म की दूरी भी ऐड होगी, यानी मालगाड़ी की जितनी लंबाई है उसमें प्लेटफॉर्म की लंबाई भी ऐड होगी। तो इसमें प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दे रखी है 250 मीटर। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, मालगाड़ी की चाल जो किलोमीटर प्रति घंटा है इसको हम चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में, और जब भी किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो तो हम गुणा कराएंगे 5/18 की। क्यों करवाएंगे, क्योंकि किलोमीटर को हम चेंज करेंगे मीटर में तो 1000 का गुणा होएगा, और घंटे इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो 3600 भाग लगेगा, यानी कि 1000 को तो मीटर में चेंज कर लिया किलोमीटर को, और 3600 घंटे को किस में चेंज कर लिया सेकंड में, और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 5/18, इसलिए हमने सीधा 5/18 मीटर प्रति सेकंड लिख दिया। इसको जब हम कैंसिल करेंगे 18 से तो 4 बार कटेगा, और 4 की 5 से गुणा कराएंगे तो 20 मीटर प्रति सेकंड। अब हमें क्या लगाना है, चाल का फॉर्मूला, और हम जानते हैं चाल क्या होती है दूरी बटे समय। और मैंने कहा था जब भी इस तरीके से प्लेटफॉर्म और मालगाड़ी की लंबाई का प्रश्न आता है तो इसमें मालगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों जुड़ जाती है। तो चाल हमारी दे रखी है 20, दूरी में माना मालगाड़ी की लंबाई x और प्लेटफॉर्म की दे रखी है 250 मीटर, बटे में समय दे रखा है 26 सेकंड। अब हम क्या कर देंगे, इसका पक्षांतरण करवा देंगे। तो पक्षांतरण करवाएंगे तो 26x प्लस 250 गुणा 26 गुणा 20, तो ये हो गया 520। 250 इधर प्लस में था, उधर जाएगा तो माइनस में, इसको घटा देंगे तो आएगा हमारे पास 270 मीटर। ये किसकी लंबाई आई, x हमने माना था मालगाड़ी की लंबाई को, तो हमारे आंसर आ जाएगा C 270 मीटर। अगला जो 48 नंबर क्वेश्चन है उसमें दिया गया है 49 छात्रों में नितिन 18वें स्थान पर है, तो उसका पीछे से कौन सा स्थान होगा। यानी कि टोटल अगर हम लाइन से इनको खड़ा करें ऊपर से नीचे की ओर तो कितने टोटल बच्चे हैं, 49 है, 49 है। उसमें से नितिन का कौन सा स्थान है, अगर यहाँ से हम 1 2 3 4 इस तरीके से गिने तो 18वें स्थान पर नितिन है। अगर इसको पीछे से हम गिने तो वो कौन से स्थान पर आएगा। तो इस तरीके के प्रश्न को हम कैसे करेंगे कि टोटल जितना दे रखा है और आगे से या ऊपर से जितना स्थान है उसको हम इसमें से घटा लेंगे। तो घटाएंगे तो हमारे पास आया 31, तो ये पीछे से जितना घटाने पाए उसमें प्लस 1 और कर देना है, तो ये क्या आ गया 32। यानी कि अगर पीछे से हम गिने तो ये जो नितिन का स्थान आएगा वो कौन सा आएगा 32। यानी घटाने पे जो संख्या आई उसमें हमें क्या करना है, 1 और जोड़ देना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा
सी 32। अगला इसमें 4 ऑप्शन में से हमें ढूंढना है असंगत को ढूंढिए। तो ऑप्शन में है धर्मयुद्ध, अभियान, खोज यात्रा, समुद्र पर्यटन। तो इनमें हम देखते हैं कि इन चारों के अर्थ में किन के 3 के एक समान अर्थ है और किन का अलग है। तो हम देखते हैं कि अभियान किसी तरीके की खोज या यात्रा होती है, तो खोज यात्रा या समुद्र पर्यटन ये एक तरीके से भ्रमण से रिलेटेड है, जबकि धर्म युद्ध क्या है, युद्ध से संबंधित है। तो ये क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। तो लास्ट और फाइनल जो इस पेपर का प्रश्न है उसमें ये पूछा गया है कि कुछ भिन्नें दी हुई है, उनमें से हमें बताना है कि सबसे छोटा अंक कौन सा है। तो इसका एक तरीका तो ये है कि सीधा इसको भाग दे के देख लें, दशमलव में मान निकालेंगे तो जो सबसे छोटा हो वही आंसर है। या दूसरा तरीका हम देखें कि भाग वाले दशमलव में अगर कोई हमारे पूरा सही आंसर नहीं आता या दशमलव के भाग करने में प्रॉब्लम होती है, तो सबसे आसान तरीका है कि अंश जो है इनको 10 से हम गुणा करवा देंगे। तो जितने भी अंश हैं इसको हमने क्या कर दिया, 10 से गुणा करवा दी। अब ये जो हर हैं इनका हम एक एक बार भाग देंगे। तो जैसे ही 16 का भाग देंगे 150 में, तो अधिकतम बार जाएगा 9 बार। आगे हमें दशमलव में भाग नहीं देने हैं। अब 160 में 6 का भाग देंगे तो जाएगा 10 बार। ऐसे ही 8 का देंगे 8 बार अधिकतम जाएगा, 8 नहीं 72 ज़्यादा हो जाएगा। फिर 12 का देंगे, 12 में 108। तो ये हमने भाग दे के देखा, तो हम देखते हैं कि सबसे छोटा मान किसका आ रहा है इसका, तो इसकी भिन्न कौन सी थी, 7/8। तो ये सबसे छोटा मान होगा। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में पूरे जो 50 क्वेश्चन हैं बीएसटीसी पेपर के वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। इसके अलावा जो हमारा जीके का सॉल्व पेपर है वो आप नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखिए। और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करें, लाइक करें, और जो भी नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।